देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच एक और टॉपिक लेकर के, और उस टॉपिक का नाम है अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान एक कविता है जो कि 10वीं कक्षा के हिंदी संकाय से है। और मैं आज आपको अक्षर ज्ञान कविता का जो मूल भाव है और साथ ही साथ इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका मैं सटीक उत्तर देने की आपको कोशिश करूंगा। साथ ही साथ सर्वप्रथम मैं आपको इस कविता का इंट्रो दे दूं, अर्थात परिचय दे दूं। जो अक्षर ज्ञान जो कविता जो है, इस कविता को समकालीन कवियत्री अनामिका ने लिखा है। और इस कविता को लिखने का भाव यह है, इस कविता के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार हम बाल्यावस्था में अक्षर ज्ञान सीखते हैं और अक्षर ज्ञान सीखने के क्रम में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें कभी कभी क्या होता है, जब हम अक्षर ज्ञान सीखना आरंभ करते हैं तो अक्षर ज्ञान लिखने के क्रम में जब हम अक्षर ज्ञान लिखते हैं तो अक्षर ज्ञान लिखने के क्रम में क्या होता है, जब हमें दिया जाता है कि हमें चौखट्टे में ही लिखना है, और हमारे शिक्षक, हमारी माँ जब बताती है कि अक्षर ज्ञान सीखने के क्रम में जो अ जो है सो हमें चौखट्टे के अंदर ही लिखना है। और ठीक उसी प्रकार अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण सीखने के पश्चात जब हम व्यंजन की ओर आते हैं और जब हमें कहा जाता है कि हमें क जो है सो चौखट्टे के अंदर ही लिखना है, मगर चौखट्टे के अंदर हम तभी लिख पाते हैं जब हम अच्छे तरीके से लिखना सीख जाते हैं। मगर जब बच्चा होता है और जब वो लिखना आरंभ करता है तो उसका क जो है सो चौखट्टे से बाहर आ जाता है। और जब चौखट्टे से बाहर आता है तो माँ भी डांटती है, और जो शिक्षक हमें सिखलाते हैं वह भी डांटते हैं, और हमारे पिता भी डांटते हैं कि हमने चौखट्टे से बाहर क को क्यों किया। तो जिस प्रकार बाल्यावस्था में बच्चों को अक्षर ज्ञान सीखने में कठिनाइयाँ आती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है। हम भी जब जीवन में कुछ नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयाँ आती है। जब हम रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो जिस प्रकार बाल्यावस्था में एक बच्चे को अ से लेकर के अ तक सीखने में कठिनाइयाँ आती है, लिखने में कठिनाइयाँ आती है, अक्षरों को पहचानने में कठिनाइयाँ आती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है। मगर कठिनाइयों से ऊब करके यदि एक बाल्यावस्था में जो छोटा सा बच्चा होता है, वह बच्चा यदि लिखना आरंभ कर देगा तो वह कदापि अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल नहीं करेगा, ना ही तो वह किसी मजबूत कुर्सी पर जाकर के बैठेगा, और ना ही वह अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर होगा। तो एक बच्चा जब अक्षर ज्ञान सीखता है तो वही बच्चा कल की तारीख में इतिहास में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करता है। वही बच्चा जो कि अक्षर ज्ञान सीखता है, सीखने के क्रम में उसे कठिनाइयाँ तो आती है, मगर वह सीखने के क्रम में वह बच्चा एक दिन इतना महान बन जाता है कि वह कई किताबें लिख देता है। एक बच्चा सीखता है अक्षर ज्ञान को, और यदि वह न सीखे तो वह जहाँ है वहीं रुक जाएगा, अर्थात उसकी विकास, उसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी, उसकी उम्र में तो वृद्धि होगी, मगर उसके विकास की रफ्तार में वह काफ़ी पीछे हो जाएगा। मगर वही एक बच्चा जब बाल्यावस्था में अक्षर ज्ञान सीखता है, वह तमाम वो चीज़ें सीखता है जिसकी वह उसके पास सख्त जरूरत होती है, तो वह सीखते सीखते एक दिन इस काबिल बन जाता है कि वह देश की बागडोर संभालता है। वह बच्चा एक दिन इतना महान बन जाता है क्या कि वह अपने जिले की कमान संभालता है। वह बच्चा एक दिन इतना महान बन जाता है कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के काबिल बन जाता है। तो इस कविता का मूल भाव यही है। इस कविता के माध्यम से कवियत्री ने इंडिकेशन सूचित तो किया है, एक बच्चे को संकेत माना है, एक बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को बताया है, मगर उनका बताने का मूल लक्ष्य यह है कि एक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वह जब सीखता है तो उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है, मगर वो बच्चा यदि सीखना स्थगित कर दे तो उसके विकास की गाथा नहीं लिखी जा सकती है। हम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में तभी दर्ज किए जाते हैं जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हैं। तो यह कविता यही संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में कर्म पथ पर जब हमने कदम बढ़ाया है तो राह में आने वाली मुश्किलों से भयभीत हुए बिना हमें अपने कर्म के पथ पर निरंतर चलते रहना होगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम मंजिल के रास्तों पर पहुंच जाएंगे और मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस कविता का मूल संदेश यही है। और इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न मैं आपके बीच रख रहा हूँ, उसके सटीक उत्तर आपको सुनने के लिए मिलेंगे। और जब आप सुन लेंगे तो इस चैप्टर से जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आप गंभीरतापूर्वक परीक्षा में बिना किसी झिझक के, बिना याद किए हुए आप लिख लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस कविता से जो प्रथम प्रश्न है वह यह रहे
कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें। उपस्थितियां का मतलब होता है प्रक्रिया। इस कविता में 3 उपस्थितियों का जिक्र किया गया है। प्रथम प्रवेश, द्वितीय बोध और तृतीय विकास। अर्थात जब बच्चा अक्षर लिखना आरंभ करता है, अर्थात अ से लेकर के अ तक लिखता है, उसके पश्चात फिर से क से लेकर के ज्ञ तक लिखता है, तो ये उसका हुआ प्रवेश। और उसके बाद जब बच्चा ये लिख रहा होता है तो इसे यह पता नहीं होता है मैंने अ तो लिखा मगर इसका मतलब क्या, ये क्या है, बस उसे लिखना सिखला दिया जाता है, बस वह इसमें प्रवेश करता है। और उसके बाद ये हुआ प्रवेश, जब उसे यह लिखना सिखलाया जाता है। उसके पश्चात बच्चों को यह बोध कराया जाता है, यह क है, ये अ है, यह अ है और यह ज्ञ है। उसके बाद उसको एक संकेत दिया जाता है, अ से अनार, आ से आम, क से कबूतर, ज्ञ से ज्ञानी। तो ये जो ज्ञान सिखलाया जाता है ये हुआ बोध, प्रथम प्रवेश, द्वितीय बोध जिसमें वो सिखलाया जाता है उसको, और तीसरा होता है उपस्थितियां, अर्थात तीसरी प्रक्रिया है विकास। ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया प्रथमतः आरंभ होती है प्रवेश से, पहले बच्चा प्रवेश करता है, उसके बाद उसको बोध होता है, और तीसरा है विकास, अर्थात जब वह बच्चा सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, वो उसके पास बोध हो जाती है कि क्या होता है, उसके बाद जो अक्षर इस अक्षर को क्या कहते हैं इसका बोध हो जाता है, तब उसकी विकास की गाथा लिखी जाती है। अर्थात क्षमा करेंगे, स्वास्थ्य थोड़ी अकुशलता है, इस कारण से आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं मिल रहा होगा, मगर क्या किया जाए, काम तो काम है, तो काम को करना लाजमी है, तो आप लोग ध्यान से सुने। तो प्रथम लिखेंगे, कविता में 3 उपस्थितियां बताई गई है, प्रथम प्रवेश, द्वितीय बोध और तीसरा विकास। अर्थात बच्चा प्रवेश करता है, वो सीखता है, वो लिखना सीखता है, उसके बाद बच्चों को ये बोध कराया जाता है कि आपने जो अक्षरें लिखी हैं वो अक्षर क्या है। उसके बाद उसके विकास की प्रक्रिया तेज होती है, अर्थात वह अक्षरों को मिला करके शब्द पढ़ना सीखता है, शब्दों को मिला करके वाक्य लिखना शुरू करता है, वाक्य को लिखते लिखते वो एक दिन इस काबिल बन जाता है कि वह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता की परीक्षाएं पास करता है, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर हासिल करता है। तो इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया, जो विकास, हम जो सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी पर जो आसीन होते हैं, तो उसके लिए हमें पहले प्रथम पायदान पर कदम रखना होता है। तो यही इस प्रश्न का ये संदेश है। और लिखेंगे जो इस कविता में 3 उपस्थितियां अर्थात 3 प्रक्रियाएं बताई गई है, प्रवेश, बोध और विकास। इस कविता से द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। तो लिखेंगे, जो बेटे को आंसू तब आते हैं जब बेटा लिखना आरंभ करता है, और जब वह अ से लेकर के अ तक लिखता है तो उसके लिखने में उसको कठिनाइयां आती है। बच्चा अ से अ तक तो लिख लेता है, मगर अ से अ तक लिखने के क्रम में उसे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी माँ उसको लाख समझाती है कि अ जो है सो चौखट्टे के ठीक अंदर लिखना है, चौखट्टे के ठीक अंदर ही अ लिखना है, मगर बच्चा का अ जो है वह चौखट्टे से बाहर आ जाता है। बच्चा जब क लिखने का प्रयास करता है तो क भी उसका कबूतर की तरह फुदक जाता है, अर्थात क भी चौखट्टे से बाहर आ जाता है। तो उस बच्चे को बहुत कठिनाइयां होती है। बच्चा अ और क के बीच में अंतर को नहीं समझ पाता है। बच्चा अ तो लिख पाता है, फिर आ लिखता है तो आ लिखने में उसको कठिनाइयां आ जाती है। बच्चा क लिखता है, क तो लिख लेता है, मगर उसको ख जब लिखने के आता है तो ख लिखने के वक्त उसको ऐसा लगता है कि जो ख जो है सो खरगोश की खालिश बेचैनी की तरह वह भी फुदक गया। तो तब बेटे की आंखों में जो आंसू आ जाते हैं तो बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, और उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं उसको देख करके उसकी माँ भी ममता से, अपनत्व से भाव विभोर हो जाती है। तो इस कविता का यही इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा। लिखेंगे, जो बेटे की आंखों में तब आंसू आ जाते हैं जब बेटा अक्षर ज्ञान जो सीख रहा होता है तब उसको वह चौखट्टे में नहीं लिख पाता है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि बार बार माँ समझाती है सिखलाने वक्त, लिखाने वक्त कि तुम्हें चौखट्टे के अंदर ही लिखना है, मगर बार बार प्रयास के बावजूद भी बच्चा जब नहीं लिख पाता है तो बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कविता से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों। तो लिखेंगे, बेटे के लिए अंग, क ख ग घ अंग, बेटे के लिए अंग क्या है। तो लिखेंगे, बेटे के लिए अंग है ड के बीच में, अर्थात माँ के बीच में ये जो बिंदु है, ये अंग में जो लिखा जाता है, ये कवि लिखेंगे जो बच्चे के लिए ये जो है ड, ये माँ है, और ये अनुस्वार जो है ये बच्चे
माँ की गोद में बैठा हुआ ये बच्चा है। तो कभी ये जो बच्चा जो है, बच्चा यह समझता है कि यह जो है अंग जो मैंने लिखा है इसमें जो बिंदु जो है यह माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा है। जब बच्चा कितना भी शरारत कर रहा हो, यदि बच्चे को काफी चोट भी लग गई हो, मगर बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो वह तमाम गम को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि मेरे अभी कुछ ही देर पहले मुझे चोटें जो लगी थी वह चोट मुझे पीड़ा दे रही है। बच्चा भूल जाता है उन तमाम गमों को जो उसे दुनिया से मिले होते हैं। वो भूल जाता है बच्चे वो अपने टूटे हुए खिलौने के दर्द को जब वो माँ के गोद में बैठता है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चा क ख ग घ लिख लेता है और जब अंग लिख लेता है सही ढंग से, तो उसको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार माँ की गोद में बैठने से जो मुझे सुकून मिलता है, ठीक उसी प्रकार अंग लिखने के बाद उसको वह सुकून प्राप्त होता है। तो लिख देंगे बच्चे के लिए अंग क्या है और क्यों। अब इस कविता से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता में क का विवरण दे। लिखेंगे इस कविता में क का विवरण देते हुए कवित्री कहती हैं कि बच्चा जब क लिखते रहता है तो क लिखने के क्रम में क्या होता है, तो क उसका चौखट्टे में नहीं आ पाता है। तो बच्चा यहाँ पर क को कबूतर की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार कबूतर जो होता है एक स्थान पर नहीं रहता है, फुदक करके यहाँ तो कभी वहाँ, कभी उन डालियों पर तो कभी उन डालियों पर निरंतर आगे बढ़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, तो ठीक उसी प्रकार जब बच्चा क लिखता है तो बच्चे को यह बतलाया जाता है उसकी माँ के द्वारा कि क से होता है कबूतर। तो बच्चे को लगता है जिस प्रकार कबूतर फुदकते रहता है उसे मुझे क, उसी तरह मुझे भी क जो है सो चौखट्टे के अंदर नहीं बल्कि चौखट्टे के बाहर लिख देना है। और बच्चा लिख देता है। फिर उसकी माँ उसको डांटती है कि ये क्या कर दिया तुमने, मैंने क से कबूतर बतलाया तो, मगर ये थोड़ा ही कहा जो क को अपने चौखट्टे से बाहर लिख देने के लिए। तो इस प्रकार लिखेंगे जो क का विवरण इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो लिखेंगे जो खालिस बेचैनी खरगोश की है। बच्चे को यह बतलाया जाता है ख से खरगोश, और जिस प्रकार खरगोश भी एक स्थान पर नहीं रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ दौड़ते रहता है, भागते रहता है। ठीक उसी प्रकार कवित्री ने कहा है जो खालिस बेचैनी खरगोश की है। और बच्चा जब क लिखता है तो और इस बेचैनी का अभिप्राय क्या है, तो लिखेंगे जिस बेचैनी का अभिप्राय है जिज्ञासा, लालसा। बच्चा जब ही क लिख लेता है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है, वह ख लिखने के लिए व्याकुल हो जाता है। ठीक है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग क्यों करती है। तो लिखेंगे कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग इसलिए करती हैं क्योंकि कवित्री ने इस कविता के माध्यम से समाज के उन लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो लोग अपने जीवन में आई मुश्किलों से ऊब जाते हैं और वह यह मान लेते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कुछ बेहतर नहीं कर सकता हूं, तो उन लोगों के मन में कवित्री ने आशा की किरण जगाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा यदि अक्षर ज्ञान न सीखे तो वह एक दिन किताब नहीं पढ़ सकता है, किताब लिखने के काबिल नहीं हो सकता है, वह अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार शायद यदि हम भी यदि मुश्किलों से ऊब जाएंगे और अपने कर्म के पथ पर रास्ते बढ़ाने के बदले में, अपने पग को बढ़ाने के बदले में क्या करेंगे, यदि थक करके बैठ जाएंगे तो जिस प्रकार एक बच्चा यदि अक्षर ज्ञान ना सीखे तो वो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, उसी प्रकार हम यदि मुश्किलों से ऊब जाएंगे तो हम भी अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम क्या करें, तो हमारे जीवन में मुश्किल आए, मुश्किलों का आना, जीवन तो सुख और दुखों का मिश्रण है। कभी जीवन में दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं, कभी खुशी आती है, कभी अपार दुख भी हमारे जीवन में आता है। तो ये जीवन तो सुख और दुखों का मिश्रण है। तो हमें क्या करना है, तो इस सुख और दुख को साथ लेते हुए हम अपने जीवन में रास्तों पर कदम बढ़ाते रहना है। तो कवित्री ने शायद अव्यय का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कवित्री हमें यह बताना चाहती हैं कि यदि जिस प्रकार एक बच्चा यदि ढंग से न लिख पाए, सही ढंग से यदि उसको माँ जो समझाती है वैसा न करे और लिखना छोड़ दे, कहे कि नहीं मुझसे पढ़ाई वाली कोई बात नहीं होगी, तो वह अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में तब तक कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं जब तक हम मुश्किल वाले रास्तों से कदम न बढ़ाएं। क्योंकि जीवन जो है हमेशा कांटे ही नहीं होते हैं, जीवन में कभी फूल से भी बिछे होते रास्ते होते हैं और हमेशा रास्ते फूल से ही बिछे नहीं होते हैं। कभी कभी हमें कांटे भरे रास्तों से भी हमें अपने जीवन में अपने कदम को बढ़ाना पड़ता है। इस कविता से अंत में अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दो और महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं जिक्र करूंगा, उसके पश्चात इसका समापन किया जाएगा वीडियो का। कविता किस तरह एक सांत्वना जगाती है। तो लिखेंगे कविता
एक सांत्वना जगाती है, एक आशा की किरण जगाती है कि कवित्री का यह कथन है, इस कविता में कवित्री ने यह विचार प्रस्तुत किया है और वह सांत्वना, वह आशा जगाते हुए हमें संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराशा का दिया नहीं अपने मन में जलाना चाहिए। हमेशा हमें अपने मन में सकारात्मक सोच को विकसित रखना चाहिए और हमें जीवन में आए मुश्किलों से ऊबना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का स्वागत हाथ जोड़ करके करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि बच्चा लिखना स्थगित कर दे तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो बच्चा को लिखना बिल्कुल उसको सही ढंग से सिखलाना चाहिए, उसको एक आशा दिलाना चाहिए कि तुम यदि लिख लेते हो, तुम यदि लिखना सीख जाते हो, समझना सीख जाते हो, तो तुम भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हो। तो ये एक आशा जगाता है, यह कहीं ना कहीं ये आशा जगाने वाली एक कविता, जो कविता हमें यह सांत्वना देती है, यह आशा जगाती है हमारे मन में कि हम यदि आज कुछ बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल बेहतर होगा, अर्थात हमारा भविष्य बेहतर होगा। अब इस कविता से अंतिम प्रश्न है कि व्याख्या करे, गमले सा लुढ़कता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अक्षर ज्ञान कविता से ली गई है, जिस कविता की कवित्री हैं अनामिका, और अनामिका ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि बच्चा जब ग लिखता है तो बच्चे को यह बतलाया जाता है ग लिखने से पूर्व कि ग से गमला। तो ऐसा लगता है बच्चे को, जिस प्रकार गमले को यदि थोड़ा इधर उधर यदि एक स्थान से दूसरा स्थान पर रखने के लिए रखा जाए तो हो सकता है कभी कभी हमारे हाथों से गमला छूट जाता है और गमला लुढ़क जाता है और टूट जाता है। उसी प्रकार घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, और घड़ा यदि सही ढंग से ना रखा जाए तो घड़े भी क्या होते हैं, घड़े भी टूट जाते हैं। तो ये बताया गया इस कविता, इस पंक्ति के माध्यम से कि बच्चा जो ग लिखता है और घ लिखता है तो गमले सा उसका ग लुढ़क जाता है, उसी प्रकार घड़े सा उसका घ भी लुढ़क जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आपके लिए कुछ सकारात्मक प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। आप मेरे अंदर जो कुछ त्रुटियाँ हैं और आपको लगता है कि जो उन त्रुटियों का सुधार किया जा सकता है तो आप बेझिझक टिप्पणी बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं अपने अंदर सुधार लाने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।